Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, Alhamdulillah. Students, in this video we will solve two questions on vectors. These two questions are from the past papers. Vector is basically a grade 11 topic. Vectors हम grade 11 में पढ़ाते हैं और vectors काफ़ी important topic भी है और tricky भी है. It comes in paper 1 and paper 2 both. तो इसकी वेटेज जो है वो 10 to 12 मार्क्स हो जाती है कम से कम. और थोड़ा सा ये कि कॉन्सेप्ट्स इसमें मैटर करते हैं. अगर आपको समझ में आ गया वेक्टर तो फिर इसके क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते. सारे क्वेश्चंस तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये कि कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत मैटर करता है. थोड़ा सा ये है कि अगर बेसिक्स से करेंगे वेक्टर्स तो इंशाल्लाह वेक्टर्स जो बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा. थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है इस टॉपिक पे. और वेक्टर्स की काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन एंड आई विल शेयर द वीडियोस विद यू. आई होप यू विल ऑल वॉच दोज वीडियोस. वो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह. इस वीडियो में भी इंशाल्लाह वी विल लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू क्वेश्चंस. ये भी पास पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, तो इनके सॉल्यूशन को जो है वो देखते हैं. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. इमेजेस थोड़े से ब्लर हैं, लेकिन आई विल रीड आउट द क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह तुम लोग को समझ में आ जाएगा. तो लेट जस्ट मूव ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू वेक्टर्स. एक एफ है 4 और -3. एक वेक्टर जी है 1 और -5. हमसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड G-2F. ठीक है, G-2F कह रहा है. सिंपल सा क्वेश्चन है. जी की वैल्यू, चूंकि इसने पहले जी यूज़ किया तो मैं जी की जगह पे जी की वैल्यू यूज़ करूंगा. कॉलम वेक्टर की फॉर्म में मुझे वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो जी की वैल्यू जो है वो 1 और -5 है. जी जो वेक्टर मुझे गिवन है वो 1 और -5 गिवन है, तो मैंने जी की जगह पे 1 और -5 लिख दिया. उसके बाद नेगेटिव साइन है तो मैंने नेगेटिव साइन यूज़ किया. फिर टू है तो मैंने टू लिखा. और फिर सिंस एफ जो है वो मुझे कॉलम वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैंने उसको अगेन ब्रैकेट में लिख दिया 4 और -3. अब इसका मतलब ये है कि जो -2 है ये दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो ये 1 और -5 तो एज इट इज आ गया. उसके बाद ये माइनस साइन जो है मैंने इसको बाहर ही रखा, और सिर्फ टू से जो है मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराया. जैसे मैट्रिसेस में हम करते थे कि मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई नंबर होता था तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं. 2 टाइम्स 4 इज 8 एंड 2 टाइम्स -3 इज -6, तो ये बिल्कुल इसी तरह हो गया. और अब ये दोनों जो है वो वेक्टर्स माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट. मतलब ये, इसको मैं फर्स्ट एलिमेंट बोल रहा हूँ जो एक्स एक्सिस की वो बताता है मूवमेंट, और ये वाला जो है वो मुझे वाई एक्सिस की मूवमेंट बताता है, तो इसको मैं सेकंड एलिमेंट बोल रहा हूँ. तो 1 - 8 जो है वो आपके पास जो है -7 हो गया. और -5 माइनस -6, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो -5 + 6 जो है वो मुझे +1 दे देगा. तो ये जो है मेरा फाइनल आंसर आ गया 1 मार्क का. G-2F जो है वो -7 और 1 के बराबर हो गया. तो 1 मार्क का था ये. सिंपल, इसमें वर्किंग जो है वो इतने ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है. आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट कर लो, लेकिन मेक श्योर कि आप गलती ना करो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स का जो है वो रूल्स यूज़ हो रहे हैं. तो मेक श्योर ये 1 मार्क जो है वो आप बिल्कुल करेक्टली सॉल्व करके, बोनस मार्क्स है एक तरह से, लेकिन यह है कि थोड़ी सी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर नहीं निकाल पाओगे. सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि पेट्रा राइट्स. अच्छा, अब ये जो दो बार्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड है. ठीक है, इसको हमने देखा था कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हम उसको इस तरह दो बार्स के बीच जो है वो अंदर लिख देते हैं. तो इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ जी. ठीक है, तो हमें जो है वो प्रूफ करना है कि पेट्रा जो है वो गलत बोल रही है, रॉन्ग है. तो हमें ये थोड़ी सी जो है ना वर्किंग इसमें करनी पड़ेगी. हमें पता है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है. सिंपल सा होता है, स्क्वायर रूट यूज करते हैं हम. स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो एक्स स्क्वायर आ जाता है, और एक्स जो है वो ऊपर वाली वैल्यू होती है, और प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह हम जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. तो हम बारी बारी दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई ये सही कह रही है कि गलत कह रही है. तो पहले उसने एफ की बात की है, तो एफ जो है वो 4 और -3 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16, प्लस आपको पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. -3 मल्टीप्लाई बाय -3 विल गिव यू +9. तो 16 + 9 विल गिव यू 25 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. इसी तरह यहाँ अगर मैं जी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो जी इज़ 1 एंड -5, सो स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन फिर भी वर्किंग करनी है हमें, तो इसलिए स्क्वायर लगा दिया. प्लस -5 ब्रैकेट में लिखा स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज 1, प्लस
नेगेटिव नंबर का स्क्वायर अभी हमने डिस्कस किया, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 विल बी पॉजिटिव 25, 25 प्लस 1 विल बी 26 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 26 इज 5.1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है, जी का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 26 है, तो इसी वजह से जो है वो पेट्रा जो है वो गलत कह रही थी, क्योंकि हमारे पास जो है वो जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ रहा है, एफ का मैग्नीट्यूड कम आ रहा है। लेकिन वो यहाँ ये कह रही है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज़ ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ जी, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने अपनी वर्किंग से उसको गलत प्रूव कर दिया। तो ये 3 मार्क्स का था। ठीक है, तो 3 मार्क्स में आपको जैसे वर्किंग करके दिखानी थी और थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख देना, शो दैट। तो आप आखिर में अगर एक लाइन भी लिख दो तो आपका आंसर जो है वो और ऑथेंटिक हो जाएगा। लाइन लिखने की जरूरत नहीं है एज सच, लेकिन फिर भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही तो आप एक लाइन लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो कि भाई सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, सो पेट्रा इज रॉन्ग। इस तरह आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया तो आपका जो है वो 3 मार्क्स इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया आपके पास। ठीक है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद करना था। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, और दोनों वेक्टर्स का मैंने बारी बारी मैग्नीट्यूड निकाल के अपनी वर्किंग से शो कर दिया कि भाई ये गलत कह रही हैं। और पहले वाले में उसने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन मुझसे करवाई थी, g-2f, तो मैंने बिल्कुल जैसे मेट्रिसेस में करता था वेक्टर्स में भी मैंने यहाँ बिल्कुल इसी तरह किया और मेरा आंसर आ गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे सामने इस तरह फिगर बनी हुई है। अच्छा, ओ से लेके ए तक की जो वैल्यूम वो मुझे दे रहा है, ये स्मॉल ए दे रहा है। ठीक है, फ्रॉम ओ टू बी, ओ से लेके बी तक इस तरह एरो आ रहा है, मतलब आप ओ से स्टार्ट कर रहे हो और बी पे जा रहे हो तो एरो जो है वो डाउनवर्ड है। तो इस वेक्टर की जो वैल्यू है वो मुझे बी दे रहा है। ये सारी चीज़ें इसने यहाँ लिखी हुई हैं। ओ ए एंड बी आर 3 पॉइंट्स, वो कह रहा है ओ ए एंड बी 3 पॉइंट्स हैं। और वो कह रहा है कि ओ ए वैक्टर जो है वो ए के बराबर है, ओ बी वैक्टर जो है वो बी के बराबर है। और उसके बाद वो मुझसे कह रहा है कि पी इज़ द पॉइंट ऑन ओ ए। ये जो पी पॉइंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये लाइन ओ ए पर है। ठीक है, और इसके बारे में कह रहा है कि ओ पी इज़ इक्वल्स टू 1/3 ऑफ ओ ए। ये जो ओ ए लाइन है इसका 1 पार्ट है ये। अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ओ ए लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ये बेसिकली 1/3 है। तो अगर ये 1/3 है तो बाकी वाला पार्ट कितना हो जाएगा? बाकी वाला पार्ट 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पार्ट्स है ना टोटल। 3 पार्ट्स में से जब एक पार्ट ये हो जाएगा तो बाकी 2 पार्ट ये हो जाएंगे। तो इसने ये मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि ओपी जो है, ये जो ओपी है ये 1/3 ऑफ ओ ए है। ठीक है, 1/3 ऑफ ओ ए। थोड़ा सा इसको और रिफाइन करके लिख लेते हैं। ओपी को मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि अगर ओपी की बात करूँ और ओपी पे इस तरह मैं वेक्टर लगा देता हूँ, OP is basically given as 1/3 OA। तो मैंने अभी गौर से ये देखा कि OA की वैल्यू तो मुझे गिवन है। OA तो उसने बताया था क्वेश्चन में कि OA वेक्टर जो है वो इक्वल्स टू A है। तो मैंने क्या करना है, OP की जगह पे OP की वैल्यू थोड़ी सी और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 1/3 ऑफ OA। तो ये इसका मतलब है ये 1/3 ऑफ A हो गया। तो ये भी फिर वो हो जाएगा 2/3 ऑफ A। तो मे बी पॉसिबल हमें ये वाली वर्किंग की जरूरत पड़ जाए, तो फिलहाल मैंने यहाँ कर दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कह रहा है ओ क्यू आर लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओ क्यू एंड आर लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने बता दी कि Q जो है ना वो P और B का मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला जो लेंथ है बिल्कुल इस लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इंशाल्लाह हम लोग आगे हमें भी पॉसिबल हमें ये भी यूज़ करना पड़े। तो हमने जो है वो फिगर को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया है। जो डाटा हमें चाहिए था, जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे इन्फॉर्मेशन से, हमने वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। बस एक चीज़ हमने छोड़ दी है कि क्यू जो है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो ये इंशाल्लाह आगे चल के जो है इसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। अब ज़रा देखते हैं कि हमसे बोल क्या रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड पी बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये होता है कि आपको पी से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और बी तक जाना है, और जो आंसर आएगा वो ए और बी के फॉर्म में होना चाहिए। ए और बी के अलावा उसमें कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए और बी होना चाहिए। नंबर्स हो सकते हैं लेकिन ए और बी सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो अब ये है मेरे पास पी, और मैं ज़रा इसको डॉट लगा देता हूँ। मुझे पी से बी तक आना है। ठीक है, पी से बी में डायरेक्ट नहीं आ सकता इस लाइन के थ्रू, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ भी नहीं पता। मुझे ऐसा रूट पिक करना पड़ता है
जिसमें मुझे सब जो है वो ए और बी की फॉर्म में पता हो। अगर मैं ये वाला रूट पिक करूँ, ये स्ट्रेट लाइन पिक करूँ पी से बी तक, तो यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूंगा ए और बी की फॉर्म में? तो मैं जो है वो इस तरह करता हूँ कि अगर मैं पहले पी से ओ जाऊं एंड देन ओ से बी आ जाऊं, तो इसका मतलब है कि मैं पी बी तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पी से मैं चल रहा हूँ, पी बी का मतलब सिंपल सा है कि मुझे पी से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और मुझे बी तक पहुंचना है। तो एक रास्ता तो ये वाला हो गया, पी से बी आने का। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पी से बी मैं आ नहीं सकता क्योंकि मुझे कोई जो है वो मेजरमेंट नहीं पता। अच्छा, दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि मैं पहले पी से ए जाऊं, फिर ए से आर जाऊं, फिर आर से क्यू जाऊं और फिर क्यू से बी आ जाऊं, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे सिर्फ जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, पी ए के बारे में, ना मुझे ए आर पता है, ना मुझे इस वक्त क्यू आर पता है, आर क्यू सॉरी, और ना मुझे क्यू बी पता है। तो तीन अननोन्स हो गए, तो मैं जो है इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा ए और बी की फॉर्म में। हाँ, लेकिन अगर मैं ये वाला रूट लेता हूँ पी ओ वाला, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कि पी से बी का जो रूट मैं ले रहा हूँ, पी से बी का मतलब क्या है कि मैं अपनी जर्नी पी से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बी तक जा रहा हूँ। तो पी बी के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि पहले मैं पी से ओ चले जाऊँ। ठीक है, पहले मैं पी से ओ चले जाऊँ और देन उसमें के उसके बाद फिर मैं क्या करूँ, ओ से बी चले जाऊँ। तो मुझे जो है वो पी ओ की भी इंफॉर्मेशन पता है इन टर्म्स ऑफ ए और बी, और मुझे ओ बी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है क्योंकि वो उसने मुझे बताया वो बी के बारे में। तो लेकिन चूंकि मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन यूज किया, क्योंकि ये जो 1/3 है, ये ओ से पी की जो है ना वो समझ लो वैल्यू है। तो अब मुझे चूंकि पी से ओ जाना है, तो मैं बस वैल्यू यही यूज करूंगा, इसके साथ साइन नेगेटिव यूज कर लूंगा क्योंकि मैं जो है वो अगेंस्ट द ट्रैफिक जा रहा हूँ। ठीक है, ओपी का मतलब है कि यूं जा रहा है ट्रैफिक, मैं एरो लगा देता हूँ। ठीक है, यूं जा रहा है ट्रैफिक ओपी का मतलब, लेकिन मैंने अगेंस्ट द ट्रैफिक जाने का सोचा है। मैं पी से ओ जा रहा हूँ, अगेंस्ट द ट्रैफिक जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन यूज किया। तो ये -1/3 ए आ गया। और उसके बाद मैं जो है वो ओ से बी जा रहा हूँ, तो ओ से बी मुझे गिवन है बी, और चूंकि मैं ट्रैफिक की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, एरो की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ साइन पॉजिटिव ले लिया। तो ये मेरा आंसर आ गया पीबी का -1/3 a + b। मैंने ए और बी की फॉर्म में अपने पीबी को एक्सप्रेस कर दिया है। तो एक मार्क का ये हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही है। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड ओ क्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब मुझे ओ से क्यू जाना है। ठीक है, ओ ये रहा मेरे पास, सॉरी, ओ से मुझे क्यू जाना है। ठीक है, अब ओ से क्यू जाने के लिए जो है मुझे ऐसा रूट जो है वो पिक करना है जिसमें मुझे हर चीज जो है वो ए और बी की फॉर्म में पता हो। तो मैंने अभी जो है वो पीबी फाइंड किया है। ठीक है, ओ क्यू का मतलब है कि मैं पहले इसको डॉट से जो है वो मेंशन कर देता हूँ कि ये ओ क्यू है कौन सा। ओ क्यू जो है वो ये वाला है। ओ से मुझे, ये ओ है मेरे पास और ये क्यू है, तो मुझे ओ से क्यू जाना है। ठीक है, मतलब ओ से मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और मुझे ओ से क्यू जाना है। तो पहले मैं काम ये कर लेता हूँ कि ओ से क्यू जाने के लिए पहले मैं ओ से पी चले जाता हूँ, ये मुझे पता है, ये मुझे वैल्यू पता है। और फिर मैं पी से क्यू आ जाता हूँ। पी से क्यू आ सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ ये इन्फॉर्मेशन थी कि भाई क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, तो ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके जो है वो पी क्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने जो है वो रूट डिसाइड कर लिया, आई एम गोइंग फ्रॉम ओ टू पी फर्स्ट एंड देन मैं पी से क्यू आ जाऊंगा। तो मैंने देखो यहाँ रूट यही लिख दिया कि ओ से पी पहले जाऊंगा तो ओपी, प्लस फिर पी से क्यू चले जाऊंगा तो पी क्यू। अब ओपी की वैल्यू तो मुझे गिवन है, ओपी इज 1/3 है, तो मैंने ओपी की जगह पे 1/3 है लिख लिया। प्लस अब ये जो पी क्यू है ना, बेसिकली ये हाफ ऑफ पीबी है, क्योंकि उसने मुझे ये बताया है कि क्यू जो है बेसिकली वो मिड पॉइंट है पीबी का। तो इसका मतलब है कि पीबी लाइन और पी क्यू में क्या रिलेशन होगा कि पी क्यू हाफ होगी। तो पी क्यू तो मैंने अभी फाइंड किया है, सॉरी पीबी तो मैंने अभी फाइंड करी है, ये रहा पीबी। तो मैं क्या करूंगा, इसका हाफ कर दूंगा, इसका हाफ कर दूंगा तो वो पी क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हाफ लिखा और फिर पीबी की वैल्यू लिख दी, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि पी क्यू जो है इज बेसिकली हाफ ऑफ पीबी। मैंने अभी ये जो है वो क्वेश्चन में जो है वो मेंशन किया था कि मैं इसको यूज़ करूंगा इंशाल्लाह। तो पी क्यू उसने मुझे बताया था कि पी क्यू जो है ना वो हाफ ऑफ पीबी है। मतलब पीबी की जो टोटल लेंथ होगी, उसका अगर मैं हाफ ले लूँ तो वो पी क्यू की लेंथ होगी। तो मैंने यहाँ ये चीज़ लिख दी। और फिर पी क्यू की वैल्यू मेरे पास थी, सॉरी पीबी की वैल्यू मेरे पास थी फर्स्ट पार्ट में -1/3 a + b, तो मैंने वही यूज़ की और उससे पहले बस हाफ लिख दिया। अब ये हाफ जब मल्टीप्लाई होगा 1/3 a तो ऐसे ही आ गया। ये जब हाफ मल्टीप्लाई होगा तो 1 -1 -1 हो जाएगा, 2 3 6, तो -1/6 a, और फिर प्लस हाफ b हो जाएगा। और जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा 6 आ जाएगा, तो ये 1/6 a हो जाएगा।
प्लस 1/2 बी हो जाएगा। तो ये मेरा जो है वो आंसर आ गया ओ क्यू का। दिस इज द आंसर ऑफ ओ क्यू। ओ क्यू मेरे पास आ रहा है 1/6 ए प्लस 1/2 बी। इसको आप a/6 भी लिख सकते हो, a/6 प्लस b/2, तो वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। 2 मार्क्स का ये था। बस इसमें भी यही करना था कि रूट आइडेंटिफाई करना था, ऐसा रूट लेना था जिसमें हमें हर चीज ए और बी की फॉर्म में पता हो। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कि क्यू आर जो है, क्यू आर मतलब ये वाली जो लाइन है, दिस इज 2 ऑफ ओ क्यू, 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यू। ये जो ओ क्यू मैंने अभी फाइंड किया है, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो वो क्यू आर के बराबर हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ओ क्यू। और फिर कह रहा है शो दैट ए आर इज पैरेलल टू पी बी। ठीक है, तो मुझे शो करना है कि ए आर जो है वो पी बी के पैरेलल है। तो अब पी बी तो मेरे पास है, मैंने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया हुआ है। ए आर मेरे पास नहीं है, तो ए आर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए आर यहाँ है, ए से आर, तो ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए वो मुझे इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि क्यू आर जो है ना वो 2 टाइम्स ओ क्यू है। तो पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, क्यू आर लिख दिया इज इक्वल्स टू 2 लिखा, और ओ क्यू की जगह पे जो ओ क्यू की वैल्यू है ना 1/6 ए प्लस 1/2 बी, तो ये लिख के जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है वो हाफ बी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 ए। ठीक है, और जब 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ बी आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई। मे भी पॉसिबल हो सकता है मुझे ये वैल्यू आगे यूज करनी पड़े क्यू आर की, तो क्यू आर की भी वैल्यू उसने मुझे दे दी, तो ये क्यू आर की वैल्यू आ गई है। और अब मेरा जो टारगेट है वो ए आर है, मुझे ए आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे रूट डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन सा रूट मैं ऐसा लूँ जिसमें मुझे सारी चीजें ए और बी की टर्म्स में पता हो। तो ए आर के लिए पहले मैं रूट जो है वो फाइंड आउट करता हूँ। तो ए आर मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए आर यहाँ है, और ए आर के लिए जो है मेरे पास एक ही रास्ता है, दो रास्ते हैं इनफैक्ट। एक तो ये है कि ए से ओ आ जाऊं और फिर ओ से आर चले जाऊं। एक तो ये मेरे पास रूट है। ए से ओ तो मेरे पास पता है मुझे, ए है, माइनस ए हो जाएगा। लेकिन ओ से लेके आर तक की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ओ क्यू है मेरे पास, और मेरे पास क्यू आर भी है। हाँ बिल्कुल, ये वाला रूट ले लेता हूँ। तो ये मुझे जो है वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि आई हैव ओ क्यू है मेरे पास, और अब मैंने क्यू आर को भी फाइंड आउट कर लिया, क्यू आर भी है मेरे पास। तो बस यही वाला रूट लेके ए आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए आर के लिए आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू ओ। सबसे पहले मैं ए से ओ जा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद आई एम गोइंग फ्रॉम ओ टू आर, या इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ओ से क्यू जा रहा हूँ और फिर ओ से क्यू जाने के बाद फिर क्यू से आर जा रहा हूँ, इस तरह भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है ना, तो मेरे पास अब तीनों वैल्यूज हैं, तो मैं तीनों वैल्यूज को पुट कर देता हूँ और मैं ए आर निकाल लेता हूँ। जब ए आर आ जाएगी तो उसके बाद फिर मुझे प्रूव करना है कि ए आर और पी बी जो है वो पैरेलल है। तो मैं पैरेलल का भी बता देता हूँ कि किस तरह प्रूव करते हैं। तो पहले जल्दी से इनकी वैल्यूज यूज करते हैं, ए आर निकालते हैं। ए से ओ का मतलब है कि ए से ओ जा रहा हूँ, ए से ओ जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ ए है, तो ये नेगेटिव ए हो जाएगा मेरे पास। एंड देन ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास है, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू इज 1/6 ए। ठीक है, 1/6 ए आ गया प्लस 1/2 बी आ गया। अच्छा, और उसके बाद मुझे क्यू आर भी ऐड करना है। क्यू आर कितना है, मैंने क्यू आर अभी फाइंड आउट किया है। तो क्यू आर मेरे पास आ रहा है 1/3 ए, 1/3 ए आ गया, और मेरे पास आ गया बी। तो अब जल्दी जल्दी ए को ए में ऐड कर देते हैं, बी को बी में ऐड कर देते हैं। सारे ए जो है वो एक साथ लिख देते हैं जल्दी से। तो दिस विल बी -ए, और इसको जो है a/6 लिख देता हूँ ताकि और थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। a/6, एंड फिर ये है मेरे पास a/3। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेने में मुझे आसानी हो जाएगी। और जो बी वाले हैं वो उनको भी साथ लिख देता हूँ जल्दी से। तो ये हो जाएगा b/2, और ये b/2 प्लस बी हो जाएगा। अब जल्दी से इनके एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ए आर मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम जो है उसको जो है वो मैं 6 ले लेता हूँ, और इनको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये 6 आ जाएगा, तो दिस विल बी, मैंने 6 लिख लिया नीचे, और ये हो जाएगा -6 ए, दिस विल बी -6 ए, और ये तो 6 ही है तो ये प्लस ए हो जाएगा, दिस विल बी +a,
और फिर ये 3 है, तो 3 टाइम्स 2 इज 6, तो ये 2a हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ए वाली सारी जो है मैंने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया। और जब मैं बी की बात करूंगा तो प्लस बी का जो एलसीएम आ जाएगा दैट विल बी 2, और ये बी तो ऐसे ही रहेगा, और जो दूसरा वाला बी है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये 2b हो जाएगा। तो जो मेरे पास ए आर की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज ए आर इज इक्वल्स टू -6, ए और 2a 3a हो जाएगा, और जब -6 और +3a हो जाएगा तो दिस विल बी -3a अपॉन 6 हो जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 3b अपॉन 2। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता 3b अपॉन 2, तो ये एज इट इज रहेगा। और ये हो सकता है सिंप्लीफाई, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है ए आर का दैट इज कमिंग आउट एज 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 2 इज 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 अपॉन 2a और +3 अपॉन b, सॉरी 3/2b हो जाएगा। तो ये ए आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही ए आर की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ लिख दी। ए आर मेरे पास आ रहा है -1/2a प्लस 3/2b, एंड ये पी बी की वैल्यू आ रही है मेरे पास। पी बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -1/3a प्लस 1b हो गया, क्योंकि b के साथ कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट 1 हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो ए आर है बिल्कुल पी बी के पैरेलल है। तो मुझे याद है कि भाई पैरेलल होने के लिए क्या होता है, एक्स और वाई का जो रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जब मैं पैरेलल वेक्टर्स डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी सेम। दोनों वेक्टर्स का एक्स और वाई का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ एक्स नहीं है, वाई नहीं है, यहाँ ए और बी है, तो इसका मतलब है कि मैं ए और बी के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकता हूँ। ए आर का जो ए का कोफिशिएंट है वो मेरे पास है -1/2, और b का जो कोफिशिएंट है वो है 3/2। तो मैंने -1/2 को डिवाइड कर दिया 3/2 से, क्योंकि ये बेसिकली x हो गया और ये y हो गया, तो x डिवाइड बाय y, क्योंकि x अपॉन y का रेशियो मतलब x डिवाइड बाय y, तो ये x की वैल्यू हो गई समझो, वो -1/2, और ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो मैंने जब इन दोनों को डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई का साइन ये शिफ्ट हो गया मल्टीप्लाई में। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो रेशियो आ गया वो आ गया -1/3। ठीक है, ये एक रेशियो आ गया मेरे पास -1/3। और फिर जो पीबी का रेशियो है उसमें एक्स की वैल्यू जो है वो -1/3 है, और जो वाई की वैल्यू वो 1 है। तो -1/3 को जब आप वाई की वैल्यू से डिवाइड करोगे, मतलब डिवाइड बाय 1 करोगे, तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम रेशियो आ जाएगा। जब एक्स और वाई के रेशियोज बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल हैं। पैरेलल प्रूफ करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, आप एक्स और वाई का रेशियो निकाल लेते हो दोनों वेक्टर्स का, अगर वो एक्स और वाई का रेशियो सेम आ रहा है तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स जो हैं वो मेरे पास पैरेलल हैं। तो मैंने यहाँ भी बिल्कुल ऐसे किया, बस यहाँ ये था कि ये 3 मार्क्स का था, उसके 3 मार्क्स की वजह ये थी कि हमारे पास ए आर नहीं था। तो ए आर के लिए उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ क्यू, और ओ क्यू मैंने पार्ट बी में फाइंड आउट किया था, और फिर मैंने उसको डबल करके जो है वो क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। और फिर ए आर के लिए मैंने क्या रूट लिया, ए से ओ गया, ओ से क्यू आया, और फिर क्यू से आर आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास गिवन थी, मैंने वैल्यू डाली, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। और फिर मैंने जो है वो एक्स और वाई का रेशियो लेके प्रूव कर दिया कि दीज टू आर पैरेलल वेक्टर।